वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 576 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए और फोकस करेंगे हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय कम है, केवल 2-3 दिन शेष हैं बस। जितना ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए और जितनी वीडियो हैं उन सबको रिवाइज़ कर डालिए। प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो एक प्रश्न है स्क्रीन पर, किन समझौतों में भारत शामिल नहीं है? ज़रा इसका आंसर करिए तो जल्दी, 3 सेकंड का टाइम है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, यह एरोसॉल कणों द्वारा सूर्य से प्रत्यक्ष प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने से रोकी गई मात्रा को दर्शाता है। एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ का अधिक मान वायुमंडल में अधिक कणकीय पदार्थ, धूल, धुआं, प्रदूषण पदार्थों की उपस्थिति को दर्शाता है। बताइए, एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ का अधिक मान क्या वायुमंडल में धूल, धुआं और प्रदूषण की उपस्थिति को दर्शाता है? बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ एरोसॉल कणों द्वारा सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकी गई मात्रा को दर्शाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कणिकीय पदार्थ जैसे धूल, धुआं, प्रदूषण प्रकाश को अवशोषित, विकिरणित अथवा परावर्तित कर सकते हैं। एओडी हमें बताता है, यानी एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ हमें बताता है कि इन एरोसॉल कणों द्वारा सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश की कितनी मात्रा को पृथ्वी पर पहुंचने से रोका गया है। ठीक है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में समाचारों में रहे डेक्सामेथासोन की सही व्याख्या करता है? क्या है डेक्सामेथासोन? क्या कोई जैव ईंधन है जो पेट्रोलियम का स्रोत है? क्या कोई एंटी मलेरिया ड्रग है? या कोई हाल ही में खोजा गया डायनासोर का जीवाश्म है? क्या है? जीवाश्म नहीं है, एंटी मलेरिया ड्रग नहीं है, वो तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है ना। ये एक प्रकार का स्टेरॉयड है। क्या है? स्टेरॉयड। तो डेक्सामेथासोन एक प्रकार का स्टेरॉयड है जिसका उपयोग अस्थमा, गठिया सहित अन्य स्थितियों में सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। इंग्लैंड में शोधकर्ताओं के अनुसार कोविड-19 मरीजों पर डेक्सामेथासोन दवा का उपयोग गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मृत्यु दर में 1/3 तक कमी हुई है। ठीक है, डेक्सामेथासोन दवा के उपयोग से गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मृत्यु दर में 1/3 यानी 1/3 की कमी हुई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्या है फिर ये? डेक्सामेथासोन एक प्रकार का स्टेरॉयड है, ड्रग है, याद रखना। बात करें एंटी मलेरिया ड्रग तो वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है जो कोविड-19 के दौर में अभी चर्चा में रही पिछले 3-4 महीनों में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, सिप्री संयुक्त राष्ट्र के अधीन संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित संस्थान है। सिप्री ईयरबुक 2020 के अनुसार पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में अधिक परमाणु हथियार हैं। क्या? बताइए कौन सा करेक्ट है, बताइए बताइए। देखिए, पहली बात तो सिप्री जो है किसी के अधीन नहीं है, संयुक्त राष्ट्र के अधीन नहीं है, तो गलत हो गया, स्वतंत्र है ये। सिप्री ईयरबुक 2020 के अनुसार पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में अधिक परमाणु हथियार हैं, ये कथन सत्य है। तो चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियारों की संख्या भारत से अधिक है, अधिक। तो क्योंकि पहला गलत है तो दोनों तो सही हो नहीं सकते, दूसरा स्टेटमेंट केवल करेक्ट हो जाएगा। तो द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। हाल ही में प्रकाशित सिप्री ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत, पाकिस्तान और चीन ने विगत वर्ष में अपने परमाणु हथियारों के संग्रहण में वृद्धि की है। रिपोर्ट कहती है कि चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियारों का संग्रहण भारत की तुलना में अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पहला स्टेटमेंट है जल जीवन मिशन का उद्देश्य देश के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इस मिशन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोडल एजेंसी मंत्रालय नियुक्त किया गया है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य भारत के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और इस मिशन के लिए जल शक्ति मंत्रालय नोडल एजेंसी है, न कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है, ये है इसका आंसर। तो जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति यानी हर घर जल सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। तो सही है ना, पहला पेयजल उपलब्ध कराना है। तो देखिए, इस मिशन के तहत कृषि में पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसलिए दूसरा गलत है और पहला है सही। इम्पोर्टेंट है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। गोल्डन लंगूर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, गोल्डन लंगूर क्या केवल भारत के असम राज्य के अर्ध सदाबहार और पश्चिम पर्णपाती वनों में निवास करता है? क्या केवल लगाया है? IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है क्या? ये इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? गोल्डन लंगूर या वुल्नरेबल है, मतलब सुवेद है। इंडेंजर्ड है, करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है केवल भारत के असम राज्य में पाया जाएगा, ये भूटान में भी मिलता है। तो केवल 2 करेक्ट है यहाँ पर। तो गोल्डन लंगूर भारत के असम राज्य और भूटान के अर्ध सदाबहार एवं मिश्रित पर्णपाती वनों में निवास करता है। करेक्ट नहीं है पहला स्टेटमेंट। IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजाति है गोल्डन लंगूर, यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये दूसरा सही है। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करना है। सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, मानव विकास, व्यक्तिगत विकास। उपरोक्त में से कौन सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल है? क्या क्या शामिल है? सुशासन तो इसमें है शामिल, सामाजिक सुरक्षा भी है क्या? सामाजिक सुरक्षा भी है। व्यक्तिगत विकास है? नहीं है, है। मानव विकास है। सारे के सारे डी इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल गतिविधियों को 4 व्यापक वर्गों सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, मानव विकास और व्यक्तिगत विकास में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 4 इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कुम्हार सशस्त्रीकरण योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कुम्हार सशस्त्रीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य कुम्हार समुदाय को मुख्य धारा में वापस लाना है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। मंत्रालय भी सही है, MSME है, सी है इसका आंसर। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार जैसे राज्यों के कई दूर दराज इलाकों में कुम्हार सशस्त्रीकरण योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत एक मुख्य संस्था है, इसलिए सही है पहला स्टेटमेंट। और कुम्हार सशस्त्रीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य कुम्हार समुदाय को मुख्य धारा में वापस लेकर आना है, इसलिए करेक्ट है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट। व्यापार सुगमता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको व्यापार सुगमता से लग रहा होगा क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन अभी इसको लिख दिया जाए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो क्या करोगे? वर्ल्ड बैंक सभी लगा देंगे इसका आंसर सी। तो वही है हिंदी में, इंग्लिश में ईज़ ऑफ डूइंग है। तो देखिए, विश्व बैंक द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किसी भी देश के व्यापार परिदृश्य की सुगमता को मापता है। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत 190 देशों की सूची में 63वें स्थान पर है। 2020 में सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत पिछले 5 वर्षों में व्यापार सुगमता सूचकांक में अपनी रैंकिंग 79 पायदान का उल्लेखनीय सुधार करने में सफल रही है। पहले बहुत ख़राब थी 5 साल पहले, 4 साल पहले, 4 से 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले।
अच्छा देखिए, नवीनतम आंकड़े 2020 के अनुसार दिवालियापन का समाधान मानक में भारत ने सबसे अधिक 56 पायदानों का सुधार किया है। तो दो तीन चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हिंदी में भी याद रखना इसको, व्यापार सुगमता सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया था। कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2020 में 190 देशों की सूची में 63वें स्थान पर है भारत। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन समझौतों में भारत शामिल नहीं है? शस्त्र व्यापार संधि, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, बताइए इनमें से किस किस में। अच्छा, शामिल किस किस में है पहले ये देख लेते हैं। पेरिस समझौते में शामिल है, क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल है, इसमें शामिल नहीं है दूसरे वाले में, व्यापार शस्त्र व्यापार संधि में। और अमेरिका ने भी इससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी हाल ही में। केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो शस्त्र व्यापार संधि एक बहुपक्षीय है अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संधि का उद्देश्य संघर्ष वाले क्षेत्रों में हथियारों के प्रवाह पर नियंत्रण लगाना, मानव अधिकारों की रक्षा करना और घातक हथियारों को समुद्री डाकुओं, गिरोहों तथा अपराधियों तक पहुंचने से रोकना है। और भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। समाचारों में रहे, क्या समाचारों में रहे? NGC 2360 और NGC 381 और बरकेली 68 क्या हैं ये? क्या कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड धान की प्रजातियां हैं? क्या तारों के 3 विभिन्न समूह हैं? यह इसरो द्वारा विकसित 3 अंतरिक्ष रोबोट हैं? क्या हैं? यह इसरो द्वारा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विकसित किया गया भोजन क्या है? NGC 2360, NGC 381, बरकेली 68 क्या है ये? तारों के 3 विभिन्न समूह हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, वैज्ञानिकों द्वारा तारों के विकास का अध्ययन करने के लिए हिमालय स्थित देवस्थल से 1.3 मीटर दूरबीन के माध्यम से 3 खुले तारों के समूहों या क्लस्टर, उनके नाम क्या हैं? NGC 381, NGC 2360 और बरकेली 60 का अध्ययन करते हुए प्रकाश की माप की गई है। वैज्ञानिकों द्वारा क्लस्टर NGC 2360 को 2 अलग नक्षत्रीय विकास क्रम देखने को मिले। देखिए, वैज्ञानिकों द्वारा क्लस्टर NGC 2360 में 2 अलग नक्षत्रीय विकास क्रम देखने को मिले जो अब तक आकाशगंगा में सबसे बहुत कम खुले समूहों में देखे गए। खगोलविद क्या कहते हैं? तारों के 3 खुले समूह NGC 381, NGC 2360 और बरकेली 68 में असंख्य तारों का अवलोकन किया गया जिनमें अपेक्षाकृत अधिक आयु के ये तीनों समूह या क्लस्टर पाए गए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न लगते उठ पटांग हैं लेकिन पूछ लिए जाते हैं ये। तो क्या है ये? तारों के 3 विभिन्न समूह। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, एक बार नज़र मार के जाना। धन्यवाद।